हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, जिसमें हमने 5 थ्योरी कवर कर ली हैं। आज हम पढ़ेंगे लास्ट एंड मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, मास फ्लो थ्योरी। सो हमने जो थ्योरी कवर कर ली उन्हें एक बार रिकॉल कर लीजिए। डिफ्यूजन हाइपोथेसिस, डिफ्यूजन पे डिपेंडेंट थी। एक्टिवेटेड डिफ्यूजन हाइपोथेसिस, एक्टिवेट डिफ्यूजन यानी कि एटीपी का इन्वॉल्वमेंट था। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, प्रोटोप्लाज्म का जो मूवमेंट था सेल्स के अंदर उस पर डिपेंडेंट थी। ट्रांससेलुलर स्ट्रीमिंग, प्रोटीनियस थ्रेड प्रेजेंट थे सेल्स के अंदर जिनके पेरिस्टलिक मूवमेंट्स यानी कि उनके अंदर एक रिदमिक मूवमेंट होता था कॉन्स्ट्रिक्शन एंड स्वेलन अप का, उसके कारण होता था। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस हाइपोथेसिस के प्लस पे डिपेंडेंट थी। इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है सीव ट्यूब के दोनों साइड में, इस वजह से। अब हमारी जो लास्ट थ्योरी है वो है मास फ्लो हाइपोथेसिस। ये थ्योरी जैसा कि मैंने बताया आपको मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, मुंच ने दी है इसे, इसलिए इसे मुंच हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ये थ्योरी डिपेंडेंट है मास फ्लो पे, कि जैसा कि सेल्स के अंदर क्या था मैं आपको बता चुकी हूँ कि सोर्स जब फूड बना रहा है तो दैट मीन उसके पास मास ज़्यादा। मास क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मास का मतलब सेल्स के अंदर जो फूड बन रहा है, आप हिंदी में इसे मास को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। दैट इज़ कि जब सेल्स के अंदर फूड बन रहा है तो उसके पास जो फूड मटेरियल है वो ज़्यादा है, और सिंक क्योंकि उसे यूज़ करें तो उसके पास कम है। तो ये मास फ्लो हाइपोथेसिस यही कहती है कि जो फूड का ज़्यादा से कम की ओर मूवमेंट हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने हर एक थ्योरी के अंदर यही पढ़ा है कि ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट, अधिक से कम की तरफ मूवमेंट, हाई टू लो मूवमेंट। सो मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या कहती है? वो भी यही कहती है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है यहाँ। द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, इसे मास फ्लो के साथ साथ प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं, आल्सो नोन एज द मास फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट सपोर्टेड थ्योरी टू एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ शेप थ्रू द फ्लोएम। जैसा कि बता चुके, सबसे सपोर्टेड थ्योरी थी, सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है। इट वॉज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट मुंच, इसे अर्नस्ट मुंच ने प्रपोज किया था 1930 में। ये एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1930 में इस थ्योरी को प्रपोज किया। मूवमेंट ऑफ फ्लोएम शेप अकर बाय बल्क फ्लो फ्रॉम सुगर सोर्स टू सुगर सिंक। दैट मीन ये लाइन बहुत कुछ कह रही है कि मूवमेंट ऑफ फ्लोएम शेप यानी कि जो ऑर्गेनिक सॉल्यूंट है, फ्लोएम शेप यानी ऑर्गेनिक सॉल्यूंट, अकर बाय बल्क फ्लो या मास फ्लो मतलब ग्रेडियंट की हाई टू लो। जैसे कि फ्रॉम सुगर सोर्स, जो सोर्स सेल्स हैं उनके पास ये जो शुगर है, जो फूड मटेरियल है वो हाई है, और जो सिंक है उसके पास लो है। तो इस बल्क फ्लो के कारण, इस मास फ्लो के कारण मूवमेंट हो रहा है। ये तो बाकियों ने भी कहा था, लेकिन इसमें अब नया क्या है, अब इसमें क्या एक्सेप्टेड चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। ये चीज़ इन्होंने कही कि क्या किसके थ्रू मूवमेंट हो रहा है? मास फ्लो के थ्रू, सोर्स से सिंक की तरफ। अब यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट बताया कि जो ये सेल्स हैं, इनकी जो ये कंपेनियन सेल्स हैं, इन कंपेनियन सेल्स ये जो सीव सेल्स हैं, यानी देखिए यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये है जाइलम, ये है फ्लोएम की ये सोर्स सेल्स हैं, ठीक है, पैरेंकाइमेटस सेल्स। देन इसके पास में कंपेनियन सेल्स, इसे मेसोफिल सेल्स यहाँ पे दिया गया है, ये है मेसोफिल सेल्स। देन ये है कंपेनियन सेल्स, यहाँ पर यह है सीव ट्यूब, ठीक है। इसके बाद में जो सिंक है उसकी कंपेनियन सेल्स, एंड देन सिंक की सेल्स हैं, रूट सेल्स जो भी। सो आपको सिर्फ यहाँ पर इतना पोर्शन पहले ध्यान रखना है कि इन्होंने कहा कि ये जो सीव सेल्स हैं, हम अभी तक सीव सेल्स की ही बात कर रहे थे, कि इन सीव सेल्स के अंदर छोटे छोटे गैप प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो आउटर एंड इनर बाउंड्री होती है, यानी कि जो इनकी बाउंड्रीज होती हैं, जो इनकी लिमिटिंग बाउंड्री है, इनके पास में छोटे छोटे ये पोर्स होते हैं। ये पोर्स जिन्हें आप प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, कि ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा है, एक सेल दूसरी सेल से प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू आपस में अटैच्ड रहती है, और ये अटैचमेंट हर एक सेल के पास होता है। यानी कि देखिए ये सेल और इस सेल के बीच में भी छोटे छोटे गैप दिख रहे हैं, जिसके थ्रू इसका साइटोप्लाज्म इसके साइटोप्लाज्म से अटैच है, जिसे प्लाज्मोडेस्मेटा कहा। तो इन्हें मुंच ने यही बोला कि दो सेल्स यानी कि जितनी भी सेल्स हैं आपस में, ये अपनी जो इनकी लिमिटिंग बाउंड्री है उनके पास प्रेजेंट पोर से साइटोप्लाज्म के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल से अटैच रहते हैं, जिन्हें प्लाज्मोडेस्मेटा कहा। और जो मूवमेंट है फूड का वो इन प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू ही होता है, जिसे सिम्प्लास्ट कहते हैं। तो आप एक सिंपल बात को समझिए कि यहाँ पर
एक तो इन्होंने क्या कहा, मास फ्लो के थ्रू हो रहा है, दूसरा इन्होंने कहा कि सेल्स के पास में प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। इन्हें सिंपल वर्ड में कहें तो कनेक्शन हैं जो कि दो सेल्स को आपस में अटैच करके रखते हैं, सेल्स के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। अब इस साइटोप्लाज्म इन प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू अगर फ्लोएम से मतलब सेप अगर या ऑर्गेनिक सॉल्यूट जा रहा है तो उसे सिम्प्लास्ट पाथवे कहेंगे। तो यहाँ पर आपको एक नया वर्ड आया, सिम्प्लास्ट पाथवे। तो इसे आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सेल्स के अंदर जब फूड जाता है या वाटर का मूवमेंट होता है, यानी कि मूवमेंट जब किसी भी प्रोडक्ट का होता है तो वो तीन तरह से होता है, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट और ट्रांसमेम्ब्रेन। अब स्टार्ट करते हैं पहले सिम्प्लास्ट से। सिम्प्लास्ट का क्या मतलब होता है, जैसा कि प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर का है। अब आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन को सोचते हुए चलना है, ठीक है। अब देखिए ये एक सेल है, ये दूसरी सेल, ये जो आपको हल्का सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखिए ये है प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पर ये रहा और ये रहा, ये है प्लाज्मोडेस्माटा। तो सिम्प्लास्ट पाथवे में एक सेल से दूसरी सेल में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो भी वाटर हो या फूड हो उसका मूवमेंट होता है, तब उसे सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। कि अगर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है, तो उसे सिम्प्लास्ट कहेंगे। और ये सिम्प्लास्ट एक तरह से ओपन चैनल है, मतलब एकदम गेट है कि आओ और आराम से खुले, हमेशा खुले रहते हैं, इनके थ्रू निकल जाओ। सो ये है प्लाज्मोडेस्माटा और इनके थ्रू सिम्प्लास्ट पाथवे में होता है, कोई हिंड्रेंस नहीं आ रही है यहाँ पे। सेकेंड है एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे के अंदर जो ये सेल है, आपको यहाँ पे नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं। यहाँ पे सिम्प्लास्ट के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा याद रखना है, एपोप्लास्ट में आपको याद रखना होता है कि ये जो सेल होती है, हर एक सेल की आउटर सेल वॉल और उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे एपोप्लास्ट कहते हैं। क्या, आउटर सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये प्लाज्मोडेस्माटा इसे एपोप्लास्ट कहते हैं, यानी कि आउटर सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस है इसे एपोप्लास्ट कहते हैं। इस एपोप्लास्ट के थ्रू अगर और ये एपोप्लास्ट बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पर कोई भी तरह का वाटर वगैरह कुछ नहीं है, ये बिल्कुल खाली जगह। एक तरह से मान लीजिए कोई बॉक्स के अंदर आप छोटा बॉक्स रखें तो उसके चारों तरफ जो खाली जगह रहेगी वो होएगा एपोप्लास्ट। तो ये जो एपोप्लास्ट है, इस एपोप्लास्ट के थ्रू अगर मूवमेंट होता है, यानी कि इन सेल्स की खाली जो जगह है इनके थ्रू मूवमेंट होता है, तो इसे एपोप्लास्ट कहते हैं। और ये एपोप्लास्ट एक सेल के मतलब इसके एनवायरनमेंट से कनेक्ट ही नहीं होने देता है, जो भी ऑर्गेनिक सॉल्यूट जाता है उसे बाहर ही मूव करवाता है। सिम्प्लास्ट में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू आता है, लेकिन वो उसकी साइटोप्लाज्म से तो कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। अब ट्रांस मेम्ब्रेन के अंदर एक सेल इसकी जो ये मेम्ब्रेन है, और ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब दो मेम्ब्रेन, जब कोई भी मटेरियल एक सेल की मेम्ब्रेन को पार करे फिर दूसरी सेल की मेम्ब्रेन को पार करे, मतलब टोटल मेम्ब्रेन को पार करता हुआ जाए तो उसे ट्रांस मेम्ब्रेन कहेंगे। सो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट मिले। एपोप्लास्ट जब वो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस से जाए जिसे एपोप्लास्ट कहते हैं, बिना हिंड्रेंस के, ठीक है। जैसे कि आपको फर्स्ट वाला दिख रहा है, ये रूट हेयर है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और धीरे धीरे करके जाइलम पैरेन्काइमा तक पहुँच गया, ठीक है। और उसके बाद ये जाइलम वेसल। सेकेंड सिम्प्लास्ट जब ये मूवमेंट करे इस सेल के प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। थर्ड जब ये एक मेम्ब्रेन को बिल्कुल चीरता हुआ फिर दूसरी मेम्ब्रेन को ऐसे कट करते हुए जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बीच में कौन आ रहा है, ये सिर्फ कट करता हुआ जा रहा है, तो इसे कहेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन। सो मुंच ने किसको यूज़ किया था, मुंच ने यूज़ किया था सिम्प्लास्ट पाथवे को, कि प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मूवमेंट होता है। सो इन्होंने यही कहा कि सेल्स के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं, और जो सीव ट्यूब की सेल्स हैं इनके अंदर जब फूड का मूवमेंट होना होता है तो ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। अब इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। ये कि देखिए यहाँ पर ये जो सेल्स हैं, अब आपको यहाँ पे ये जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ उन्हें ध्यान रखना है कि मुंच ने कहा कि जो लीफ है, लीफ की जो मेसोफिल सेल्स होती हैं उनके अंदर फूड का फॉर्मेशन होता है। इनके अंदर फूड का फॉर्मेशन किस फॉर्म में हो रहा है, सुक्रोज की फॉर्म में, यानी कि एक एक्टिव फॉर्म में। उस सुक्रोज के कारण, जो कि सुक्रोज क्या हो सकता है, या तो ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज, ठीक है, इस कारण से शुगर की फॉर्म में होता है। तो जब ये फूड बनता है उस वजह से
यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए ये पास की सेल से वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं। कौन सी सेल से? जाइलम की जो वेसल्स हैं वहाँ से ये वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। जाइलम की जो एलिमेंट, जाइलम के सेल से वाटर अब्जॉर्ब करने के बाद जैसा कि आपको पता है कि जब इनके अंदर वाटर आ जाएगा तो इनके अंदर टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, ये फूल जाएंगी बिल्कुल वाटर आने के बाद। इस वजह से टर्गर प्रेशर बढ़ने से ये सॉल्यूशन अब इस लीफ के मेसोफिल सेल से पास में फ्लोएम की कंपेनियन सेल्स के पास पहुंच जाता है। अब इन कंपेनियन सेल्स के पास पहुंचने पर ये फिर कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब सेल्स और धीरे धीरे करके प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए जो सिंक की सेल्स है उनकी कंपेनियन सेल्स एंड देन सिंक की जो मेन सेल है जहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है वहाँ पहुँचता है। क्यों पहुँच रहा है? तो जैसा कि आपको यहाँ समझ में आया कि यहाँ जब फूड बना तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, जिसके लिए उन्होंने वाटर को यूज़ कर लिया जाइलम की सेल से, और यूज़ करने के बाद यहाँ टर्गर प्रेशर इंक्रीज़ हो गया क्योंकि सेल फूल गई, और उसके इंक्रीज़ होने के कारण ये टर्गर प्रेशर इससे जो ये सॉल्यूशन है इसके अंदर, क्योंकि वाटर मिक्स से तो सॉल्यूशन ही कहलाएगा विलियन, इसको ये दूसरी सेल्स के अंदर धकेल देता है। इस तरह से इसको ये जो पुश कर रहा है दूसरी सेल के अंदर, मतलब इसका जो मूवमेंट हो रहा है ये कंटिन्यू क्यों बना रहता है? अब क्वेश्चन यहाँ आता है। एक पॉइंट आपको ये समझ में आया कि यहाँ टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर जो सेल है, जो सिंक की सेल है, इसके पास जो फूड आता है ना, ये फूड किस फॉर्म में आ रहा है? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। तो जब ये फूड आता है यहाँ पर तो इसको या तो यूज़ कर लिया जाता है, इसको जहाँ रिक्वायरमेंट होती है सिंक में, या तो इसको पूरा ही अपटेक कर लिया जाता है, मतलब बिल्कुल यूज़ कर लिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, या फिर इनके अंदर इसे स्टोर कर लिया जाता है एज अ स्टार्च फॉर्म में, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। यहाँ पे ये एक्टिव फॉर्म में सुक्रोज फॉर्म में, और यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म स्टार्च की फॉर्म में। इसे या तो स्टोर कर लिया जाता है या फिर अपटेक कर लिया जाता है। उसके बाद जो एक्सेस वाटर होता है इसे जाइलम सेल वेसल्स को वापस दे दिया जाता है ताकि ये ऊपर पहुँच जाए। हम रूट की बात ही कर रहे हैं यहाँ पर। सो जब इनके पास में यूज़ कर लेते हैं तो इनके पास जो टर्गर प्रेशर है वो बहुत कम बचता है, क्योंकि इनके पास में ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, इनका टर्गर प्रेशर कम हो जाता है, और यहाँ पर टर्गर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो ये हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर एक ग्रेडियंट बन गया। ग्रेडियंट का मतलब एक पाथ बन गया, इनके अंदर चेंज आ गए। तो ये जो फूड है ये सोर्स की सेल से हाई टर्गर प्रेशर वाली सेल से लो टर्गर प्रेशर वाली सेल्स, क्योंकि यहाँ यूज़ हो चुका है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो चुका है, मूव करता है, और जो ज़्यादा वाटर है वो वेसल्स को वापस दे दिया जाता है ताकि इसको वापस यूज़ कर पाएँ। तो इस तरह से मुंच ने अपनी हाइपोथेसिस को समझाया कि इस तरह से वाटर का मूवमेंट होता है। आपको आई होप ये पॉइंट समझ आया हो कि किस तरह से हो रहा है। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है, इस वजह से सुक्रोज बनेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा, वाटर अपटेक करेंगी। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की जगह टर्गर प्रेशर हाई हो जाता है, और इन सिंक सेल्स के पास टर्गर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। इस वजह से ये जो फूड है ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होते हुए सिंक तक आ जाता है, वहाँ पर इसका यूज़ हो जाता है। आई होप कि पॉइंट आपको समझ में आया हो। जो एक्सेस वाटर है वेसल्स को दे दिया जाता है। इसको समझाने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आए, इससे और इजी आप मुंच का एक्सपेरिमेंट समझ पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले 2 सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से बने हुए बल्ब का फॉर्मेशन किया। मतलब सेमी परमीबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली से बने हुए 2 इस तरह के राउंड स्ट्रक्चर बनाए, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को या फिर 2 वेसल्स, ये जो 2 पोर्ट हैं, ये सेमी परमीबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली से बने हुए 2 पोर्ट का फॉर्मेशन किया। इन 2 पोर्ट को एक टी ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। इन दोनों ही पोर्ट को कनेक्ट करने के बाद इन्हें वाटर से भरे हुए बीकर के अंदर रख दिया, और उन दोनों बीकर को भी आपस में एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह का उन्होंने सेटअप तैयार किया। अब इन्होंने 2 पोर्ट में से एक पोर्ट के अंदर हाई सुक्रोज का सॉल्यूशन भरा, मतलब जिसके अंदर सुक्रोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दूसरे के अंदर सुक्रोज की कंसंट्रेशन कम है, उसको फिल किया। ठीक है, और इन जो बीकर थे इनके अंदर वाटर को फिल कर दिया। अब उन्होंने देखा कि ये जो हाई सुक्रोज वाला सॉल्यूशन है
ये वाटर को अपटेक करता है, और ये वाटर को अपटेक करता है, उसके बाद यहाँ पे टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये सॉल्यूशन धीरे धीरे बी की तरफ इस टी ट्यूब से मूव करने लगता है। और यहाँ पे टर्गर प्रेशर कम है, इसलिए इसको ये मूवमेंट ये इसको यूज़ कर लेता है, यानी कि यहाँ पर ये पहुँच जाता है। इसके बाद ये यहाँ पर आ जाता है जितना भी सुक्रोज होता है, और क्योंकि इसके पास अब क्या है, वाटर जो इनके अंदर एक्सेस में होता है, यहाँ पर ये सेल्स के थ्रू ये वाटर निकल जाता है और एक्सेस वाला वाटर वापस सेल्स के पास आ जाता है। तो दैट मीन उन्होंने 2 बल्ब लिए, एक में हाई शुगर कंसनट्रेशन रखी, एक में लो, और दोनों को वाटर से फिल बीकर के अंदर रखा और एक टी ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। फिर इन्होंने देखा कि जब इसको इस तरह से सेटअप बनाया उन्होंने, तो इस वाले पॉइंट को आप पहले एक बार भूल जाइए, ये वाला पॉइंट आप नहीं रखिए अगर, ठीक है। इससे सिर्फ इतना ही देखिए कि इसमें सिर्फ यही है, ये नहीं है, ये नहीं है पोर्शन, आपको सिर्फ और सिर्फ यही पोर्शन दिख रहा है, या फिर ऐसे मान लीजिए ये क्लोज है यहाँ से। अभी मैं आपको सिर्फ इसीलिए ये समझा रही हूँ क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अब जब इन्होंने इस तरह से बनाया तो देखिए कि यहाँ पर कंसंट्रेशन सुक्रोज की क्या थी, ज़्यादा थी। यहाँ पर सुक्रोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये वाटर को अपटेक करता है, और वाटर को अपटेक करने के कारण यहाँ पर टर्गर प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, और ये टर्गर प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से वाटर का मूवमेंट होता है यहाँ से इस सेल से होते हुए, इस ट्यूब से होते हुए, यहाँ लो शुगर है, यानी कि टर्गर प्रेशर यहाँ पर कम है यहाँ की तरफ, और यहाँ पर आने के बाद जब ये वाटर यहाँ पहुँच जाता है तब इसकी जो आसपास क्या है, वाटर ही है, तो ये यहाँ पर वाटर को रिलीज़ कर देता है, क्योंकि इसके पास अब क्या आ गया, यहाँ से वाटर, ये सॉल्यूशन आ चुका है, तो ये वाटर को रिलीज़ कर देता है। और अगर इनके बीच में अब ये कनेक्टेड लिंक रखी जाए तो ये एक्सेस वाला वाटर वापस से सेल्स के पास पहुंच जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट्स को समझाने की कोशिश करी, जिसमें उन्होंने ये जो 2 पोर्शन बनाए थे, इनको इन्होंने एक को सोर्स की तरह डिनोट किया कि अगर कंटिन्यू इसको शुगर की सप्लाई दी जाए, मतलब कंटिन्यू शुगर की सप्लाई देते रहें, तो ये एज अ सोर्स काम करेगा। और दूसरे को सिंक की तरह दिया गया क्योंकि वहाँ पर ये यूज़ हो जाता है, इसलिए यहाँ पर लो टर्गर प्रेशर है। इस वाले पोर्शन को उन्होंने जो दोनों को कनेक्ट करके रखता है, इन्होंने इसे सीव ट्यूब का काम करते हुए बताया कि ये एज अ सीव ट्यूब काम कर रहा है, ठीक है, सीव ट्यूब। अब राइटिंग का यहाँ मत ध्यान दीजिएगा, यहाँ राइटिंग तो ऐसे ही बनेगी। चलिए, जस्ट फॉर किडिंग। अब इनके बीच में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वो जाइलम का पार्ट है जो कि वाटर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहा था। तो यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने समझाया और इसको उन्होंने यहाँ से बताया था कि ये देखिए इस तरह से यहाँ टर्गर प्रेशर हाई होता है, इस वजह से यहाँ से सॉल्यूशन मूव करते हुए सिंक की तरफ आता है, और जो एक्सेस वाटर होता है वो वाटर वापस से जाइलम को दे दिया जाता है, जो कि जो सेल्स होती हैं शुगर सोर्स की वो वापस यूज़ कर लेती हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट समझाया और उसके सपोर्ट करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप तैयार करा, और इस तरह से इन्होंने पूरा ही जो किस तरह से मूवमेंट हो रहा है इस बात को समझाने के लिए बहुत सारे एविडेंसेस भी दिए, लेकिन जो बाकी सारे थे उनको एक्सेप्ट किया गया, यानी जितनी भी थ्योरी थी उनको अनएक्सेप्ट किया गया था। इस थ्योरी को मोस्टली एक्सेप्ट कर दिया गया। इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे मतलब ऑब्जेक्शंस थे, जिसमें कि ऑब्जेक्शंस एक ये था कि इससे सिर्फ यूनिडायरेक्शनल समझ सकते हैं,